आज हम मैकेनिकल सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के यूनिट 8 मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सभी GPC डूंगरपुर के छात्रों का YouTube चैनल के माध्यम से ली जा रही इस क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश की शुरुआत करने से पहले हम ये बात करते हैं कि कोई भी सरफेस, जो भी किसी जॉब की सरफेस बनी हुई है, वो दो तरह की सरफेस हो सकती है, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। अतः हम कह सकते हैं कि सतहों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, चिकनी सतह जिसको स्मूथ सरफेस कहते हैं और रुक्ष सतह रफ सरफेस या खुरदरी सरफेस कहा जाता है। चिकनी और अच्छी फिनिश वाली सतह से उपकरण की कार्यक्षमता और सर्विस लाइफ बढ़ जाती है। खुरदरी सतह का कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यंत्र की सेवा अवधि भी कम हो जाती है। तलीय या रुक्ष सरफेस ये सभी एक ही तरह के शब्द हैं। सतह की रुक्षता से घिसाव प्रतिरोध, लुब्रिकेशन, टूल लाइफ, थकान रोधकता आदि का सीधा संबंध होता है। मशीनों के संपर्की भागे जैसे गियर आदि में आवाज़ भी रुक्षता के कारण होती है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सरफेस के खुरदरी होने व स्मूथ होने के क्या पर्यायवाची हैं। टेक्सचर का तात्पर्य तंतु विन्यास या तंतु रचना से होता है। किसी सतह की रुक्षता का संवेदन द्वारा जैसे छूकर, देखकर पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार यह मनोभाव द्वारा समझ में आ जाता है, परंतु इसकी परिभाषा देना कुछ कठिन है। कर्तन की दशाएं आदर्श नहीं होने के कारण फिटिंग, मशीनिंग आदि क्रियाएं होते समय धातु की सतह की सफाई ठीक से नहीं हो पाती, जिससे कुछ खरोंचे आदि सतह को अनियमित बना देती है। इसमें हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं सतह को। है पहली श्रेणी में, इस श्रेणी में मशीनी औजारों में यथार्थता तथा पथ के सीधेपन की कमी के कारण होने वाली अनियमितताएं आती है। सेकेंड ऑर्डर की अनियमितता में हम सभी प्रकार के कंपनों के कारण सतह पर दरार के निशान, चटचटाहट आदि द्वितीय श्रेणी में आते हैं। थर्ड ऑर्डर में मशीन के ठीक होने तथा कंपन के संपूर्ण अभाव होने पर भी मशीन एवं प्रक्रम की विशेषताओं के कारण तृतीय श्रेणी की अनियमितताएं हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी डेफिनेशंस हैं। रियल सरफेस, यह वह सतह है जो पिंड का परिसीमन करती है और उसे चारों ओर सतह से अलग करती है। दूसरा है इफेक्टिव सरफेस, यह सतह वास्तविक सतह की निकटतम प्रतिनिधित्व होती है जो यांत्रिक विधियों से प्राप्त होती है। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल सरफेस, डिजाइन व उत्पादक के प्रक्रम द्वारा
प्रस्तावित सतह जिसके लिए आकृति और सतह रुक्षता की त्रुटियों पर विचार नहीं किया जाता। इसके बाद आता है सरफेस रफनेस। यह वे सब अनियमितताएं हैं जो सतह टेक्सचर में होती है जिनमें उत्पादन प्रक्रम से उत्पन्न अनियमितताएं सम्मिलित है। इसके बाद में आते हैं फैक्टर्स जो कि सरफेस फिनिश पर प्रभाव डालते हैं। जो कारक सतह पर प्रभाव डालती है वे निम्नलिखित है। पहला है रेजिस्टेंस ऑफ वियर अर्थात घिसाव प्रतिरोध। दूसरा है लुब्रिकेशन। तीसरा है टूल अवधि यानी कि टूल लाइफ। और चौथा है थकान रोधकता यानी फटीग रेजिस्टेंस। मशीनों के संपर्की भागों जैसे गियर आदि में आवाज़ भी सतह रुक्षता के कारण होती है। रुक्षता के प्रभाव और उसे मापने के उद्देश्य से रुक्षता ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं। सतह रुक्षता को कई तरीकों से दर्शाया जाता है और इन्हें मापने के लिए अनेक यंत्र बनाए गए हैं। रुक्षता का कार्यक्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए निर्धारित स्तर की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए सतह की फिनिश उसी के अनुसार निर्धारित की जाती है। यंत्रों में अधिक सामर्थ्य और बियरिंग भार वाहन के लिए सतहें अधिक चिकनी और कठोर होना जरूरी है। फटीग यानी थकान के कारण फेल होने वाले अवयवों में सबसे अधिक प्रभाव नुकीले कानों पर पड़ता है। नुकीले कोनों पर यानी कॉर्नर पर पड़ता है जहां प्रतिबलों का संघनन होता है। सतह में किसी तरह की अनियमितता का मूल नुकीले कोने की भांति कार्य करता है और ऐसा भाग ही सबसे पहले विफल होता है। जो सतहें कार्यकारी नहीं है अर्थात जिनमें सापेक्ष गति नहीं होती, उनमें भी सतहों की अनियमितता का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है हमारे CLA व RMS वैल्यू। RMS वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके लिए हमने चित्र में दिखाया है, दर्शाया है। माध्य रेखा से सतह की कोटियों की ऊंचाइयों गहराइयों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को मूल माध्य वर्ग मान कहते हैं। सैंपलिंग लंबाई को हमने चित्र में दिखाया है के अनुसार यदि इसको n भागों में बांटते हुए यदि इन कोटियों की ऊंचाइयाँ क्रमशः H1, H2, H3, H4 एंड सो ऑन होते हुए Hn हो जाती है, तो HRMS की वैल्यू का मान हमने दिखाया है रूट ऑफ H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड Hn स्क्वायर बटे n। सबसे पहले H1 स्क्वायर H2 स्क्वायर Hn स्क्वायर के मान निकाल देते हैं और ये n यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने हमारे मूल माध्य हैं इनका इसमें भाग दे देते हैं। तो हमारे भाग देकर उसका अंडर रूट निकाल देते हैं यानी कि वर्गमूल निकाल देते हैं, तो ये मान हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के मान के बराबर आ जाता है। इसके बाद आता है CLA वैल्यू।
यानी कि मध्य रेखा औसतन मान, जिसको हमने CLA सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू कहा है। मध्य रेखा से सतह की कोटियों की ऊंचाइयों के औसत को मध्य रेखा औसत मान कहते हैं। CLA का मान, जैसा कि हमने चित्र में बताया है, L सैंपलिंग की लंबाई है, सैंपलिंग लेंथ है, और ये एक वेव लाइन खींची हमने। इसमें 1 से लेकर 9, 10 और 20 तक के ऑर्डिनेट्स लाइन खींची है। मान लो इनके मान H1, H2, H3 और Hn तक हैं, तो CLA का मान H1 प्लस H2 प्लस H3 और अप टू Hn बटे n, n नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं। इन सब के जोड़ में n का, यानी कितनी हमारे ऑर्डिनेट्स हैं, उनका भाग दे देते हैं, तो ये माध्य मान आ जाता है। H1, H2, H3 का मान हमने जो ऑर्डिनेट लाइन खींची है उनकी ऊंचाइयों के मान हैं। चित्र में हमने स्पष्ट बताया है कि H1, H2, H3, H9 और अप टू Hn तक ये लंबाई की रेखाएं हैं। इनके H1, H2 के मान, लंबाई के हम माप कर इनके मान निकालते हैं, सबको जोड़कर इनमें n का भाग देते हैं, तो ये CLA का मान प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर सैंपलिंग लंबाई पर विभाजनों की संख्या n है, सतह परिष्कृति का मूल्यांकन सूक्ष्म अनियमितताओं की मध्य रेखा से ऊंचाई तथा विशेषताओं द्वारा किया जाता है। इसमें हमने देखा कि RMS वैल्यू में हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर मतलब सभी ऑर्डिनेट्स H1 से लेके Hn तक के सभी का स्क्वायर करके उनको जोड़ देते हैं, और जितने ऑर्डिनेट्स यानी कि n ऑर्डिनेट्स है तो उसमें n का भाग देते हैं। जो मान प्राप्त होता है उसको हम रूट यानी कि अंडर रूट निकाल देते हैं, यानी कि वर्गमूल निकाल देते हैं, तो ये हमारा HRMS का मान प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से हमने CLA यानी सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू का मान निकाला है। सभी ऑर्डिनेट्स को H1 से Hn तक की ऊंचाइयों के मान निकालकर सबको जोड़ देते हैं। सबके जोड़ में n यानी कि जितने ऑर्डिनेट्स हैं हमारी, उन सभी ऑर्डिनेट्स की संख्या का भाग दे देते हैं। तो यानी कि जब हम एवरेज निकालते हैं, 10 है तो 10 का भाग देंगे, 20 है तो 20 का निकालेंगे। ये n है हमारे पास H1 से Hn तक, तो n तक की जो H1, H2, Hn तक की सभी ऑर्डिनेट्स को जोड़कर उसमें n का भाग देंगे, तो ये हमारे CLA का मान प्राप्त होगा। थैंक यू।